चलिए 167 पढ़ लिया बेटा। क्या कहता है देखो, सिंध लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertaining to the normal production of 15,000 unit of product for the month of April. Standard factory overhead rates are based on normal volume, one standard direct labor hour per unit for the month of April. मतलब क्या कहना चाहता है, 1 घंटा चाहिए 1 यूनिट को बनाने में, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर आवर, ठीक है। यूजली एक्चुअली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ 14,000 बनाते हैं। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड इतने फिक्स्ड हैं और बाकी वेरिएबल हो जाएंगे। एक्चुअल लेबर आवर्स, व्हाट विल बी द वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है हमारे पास, बताओ। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर क्या होता है, किस रेट से पेमेंट करनी चाहिए, स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर फॉर एक्चुअल वर्किंग आवर्स। ध्यान रखना, एक्चुअल वर्किंग आवर्स में आइडल आवर्स माइनस कर देते हैं, क्योंकि जिन घंटों में खाली बैठते हैं वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा नहीं आता, ठीक है। मार्कर उला दें उधर से। स्टैंडर्ड रेट पर आवर क्या होगा, हाँ जी देखो, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर लेबर आवर कितना है, 15 रुपये दे रखा है। एक्चुअल रेट कितना है, 2,90,000 में 87,000 फिक्स्ड है, बाकी वेरिएबल है। 2,90,000 में 87,000 माइनस कर दो तो 2,03,000 आ गया। ये एक्चुअल हो गए, ये एक्चुअल हो गए, तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने हैं मेरे पास वो देख लो, एक्चुअल लेबर आवर्स 14,000 है, ये एक्चुअल रेट आ जाएगा, ठीक है, इनटू एक्चुअल आवर्स। चलिए फटाफट करो, तो 2,03,000 डिवाइडेड बाई 14,000, ये आ गया 14 रुपये 50 पैसे माइनस 15, 50 पैसे इंटू 14,000, ये हो गया आपका 7,000, ये हो गया आपका 7,000, ठीक है। राइट भाई, कौन सा फेवरेबल, डी आ गया आंसर। चलो फटाफट करो, 167 का डी, बाकी इंफॉर्मेशन बेकार है, हमें क्या करना। चलिए 168 पर आओ। Boson Limited using standard costing system provide the following information pertaining to direct labor for its product for the month of May. Standard labor rate per hour 16 रुपये है, एक्चुअल लेबर रेट पर आवर लेबर रेट वेरिएंस है, और स्टैंडर्ड आवर्स दे रखे हैं, एक्चुअल आउटपुट इतना। हाउ मेनी डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड ड्यूरिंग द मंथ, कितने घंटे काम किया है। तो कौन सा वेरिएंस दे रखा है, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है, लेबर रेट वेरिएंस होता है, हाँ जी 15,000 फेवरेबल है, प्लस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट पर आवर, है ना। लेबर रेट वेरिएंस, डिफरेंस ऑफ रेट फॉर एक्चुअल आवर्स, ये पेड आवर्स होते हैं। चलिए स्टैंडर्ड रेट कितना लेबर का, 16 रुपये, एक्चुअल लेबर रेट कितना है, 14.5 रुपये, तो यहाँ से एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे, कितना आ गया ये 1.5 रुपया, 15,000 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना आ गया 10,000, तो 10,000 घंटे मैंने काम किया है, ठीक है। सी आंसर हो गया, समझ आ रहा है। ये भी सेम ही है, 169 बिल्कुल सेम है, हाँ जी। प्रोड्यूसिंग एक्स एंड वाई यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड ओवरहेड कंटेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज, एक बनाने में एक्स चाहिए 3 रुपये पर यूनिट, वाई 2 रुपये 25 पैसे पर यूनिट,
बजटेड ओवरहेड 860 रुपये, बजटेड टाइम दे रखा है, बजटेड आवर्स, ये एक्चुअल आउटपुट। हाँ जी, हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड ओवरहेड कंटेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट, एक्स का एक बनाने में बजटेड ओवरहेड है 3 रुपये, वाई में 2.25 रुपये, और बजटेड ओवरहेड है टोटल 860, बजटेड टाइम है इतना, एक्चुअल ओवरहेड इतने हैं। कंप्यूट ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। हाँ जी, हमें क्या चाहिए, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस चाहिए। हाँ हो गया बेटा, देखो ध्यान से, पूछ कह रहा है ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, और यहाँ हमारे पास बजटेड ओवरहेड दोनों के दे रखे हैं, तो और पूछ भी इसका मतलब दोनों का रहा है। तो क्या होता है वॉल्यूम वेरिएंस, रिकवर्ड माइनस बजट। रिकवर्ड क्या होता है, रिकवरी रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट। तो रिकवरी रेट कितना है, 3 और 2.25, तो 3 रुपये और 2.25 रुपये रिकवरी रेट है, मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल आउटपुट से 200 और 100 से, तो दोनों का रिकवर्ड आ जाएगा, दोनों का रिकवर्ड आ जाएगा। दोनों का बजट कितना है 860, तो ये आ गया 35 एडवर्स। चलिए नोट कर लो। बेटा 171 सेम में पहले कर रखा है, 172 भी। हायर एक्चुअल आवर्स, ये भी हो गया डी पार्ट। एफिशिएंसी रेशियो बिल्कुल सेम है। हाँ जी, कौन सा एफिशिएंसी रेशियो बताओ, बजटेड आवर्स डाटा बनाते हैं ना, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, तो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, सी, ये गलत है, यहाँ पर सी आएगा, ठीक है। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ द कंपनी, ये भी हो गया, रिपीट है, ये भी हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, हाँ जी, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जब सारी इंडस्ट्री में कंपनियां एक ही मेथड को फॉलो करते हैं, तो दैट इज टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग की टेक्निक है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को कॉस्टिंग की टेक्निक कहते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में नॉट बी सक्सेसफुल अप्लाइड इन द फॉलोइंग केस, ये भी करा चुका हूँ। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम कंपनी, ईच ब्रांच मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, है ना, मतलब एक कंपनी की अलग अलग ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, ये हो सकता है एक इंडिया में हो, एक यूएस में हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा सकते थे, बट सेम प्रोडक्ट बना रहे हों, पर ये अगर अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं तो मैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग नहीं लगा सकता, ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं ओ आर वाले पार्ट पर। रोकना, चलिए देखो बेटा, चैप्टर नंबर 6 में आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में पहले कॉन्सेप्ट बता दूं, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग, देखो क्या होता है कि जब मार्जिनल कॉस्टिंग में जैसे की फैक्टर था हमारे पास, है ना, तो अगर हमारे पास दो की फैक्टर हैं, ध्यान से सुना, और दो प्रोडक्ट हैं, तीन प्रोडक्ट हैं, तो हम उसको मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास की फैक्टर या तो दो से ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ज़्यादा हो, तो फिर हम लगाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, मैथमेटिकल, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। अगर हम मतलब ये कब लगाते हैं एलपी, जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, है ना, तभी तो की फैक्टर लगता है। तो की फैक्टर मार्जिनल कॉस्टिंग से जब हम सॉल्व नहीं कर पाते, तब हम एलपी का इस्तेमाल करते हैं। तो कब नहीं सॉल्व कर पाते, जब प्रोडक्ट 3 से ज़्यादा हो या प्रोडक्ट तीनों की फैक्टर ज़्यादा हो, ठीक है। चलिए, अगर हमारा प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन है, सेल्स है, तो हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अगर हम कॉस्ट को लेके चलते हैं, ठीक है, टाइम को लेके चलते हैं, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, टाइम को मिनिमाइज करना चाहते हैं, लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं।
मिनिमाइज किसको करना चाहते हैं हम? कॉस्ट को, टाइम को, लॉस को, स्क्रैप को। इस तरह से यूटिलाइज करो रिसोर्स को कि स्क्रैप कम से कम हो, है ना। इस तरह से यूटिलाइज करो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो, समझ के बात में, रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो, ठीक बात है। तो इसको रिप्रेजेंट करते थे z से, कि मान लो फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 10x1 प्लस 5x2। इसका मतलब क्या है, जैसे दो प्रोडक्ट हैं तो x1 इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए, x2 इज द नंबर ऑफ यूनिट फॉर बी, है ना। और ये होता था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैक्सिमाइज में, कॉस्ट में, ये कॉस्ट पर यूनिट। अब ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो ध्यान से देखो, x1 x2 में अनलिमिटेड रखूंगा, मतलब x1 x2 में अनलिमिटेड रखूंगा तो z तो अनलिमिटेड आता चला जाएगा, उतना तो हो नहीं सकता ना, नहीं। तो ये मेरा फंक्शन क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट होगा, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू। इसको क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्ट टू, यानी रिस्ट्रिक्टेड। इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन। नहीं कि भाई x1 x2 मेरे क्या है, क्वांटिटी सोल्ड, कि दोनों मिलाकर, मतलब कुछ ऐसे होगा कि दोनों मिलाकर मैं 100 से कम बेच पाऊंगा, ठीक है। एक बनाने में 4 घंटे, एक बनाने में 6 घंटे, तो दो टोटल मिला के मेरे पास 1000 घंटे होंगे। इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे, ठीक है। और x1 x2 क्या है, क्वांटिटी, तो ये हमेशा पॉजिटिव। तो ये मेरा क्या कहलाता है, एलपी की फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो अब पहली बात, फिजिबल सॉल्यूशन कब आएगा, मतलब x1 x2 की वैल्यू जब हमारी, फिजिबल सॉल्यूशन कब आएगा, x1 x2 इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली या फिर सिंप्लेक्स से। तो ध्यान से सुनो, x1 x2 की वैल्यू जो आएंगी, जो भी आएंगी, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन आएगा। तो फिजिबल सॉल्यूशन कब आएगा, जब x1 x2 की वैल्यू इन पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करे का मतलब, मान लो x1 ले आया आपने 50, ठीक है, x2 ले आए आप 60, तो हो नहीं सकता ना 110, दोनों मिलाकर 100 डिमांड है, तो दोनों का टोटल 100 या 100 से कम होना चाहिए, और दोनों में जो रिसोर्स कंज्यूम हो, यानी क्वांटिटी इतनी हो कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन 1000 से कम हो। तो फिजिबल सॉल्यूशन तब आएगा जब x1 x2 की वैल्यू हम यहां पुट करें तो सेटिस्फाई करें। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, राइट भाई। कांस्टेंट फंक्शन, इनको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये कांस्टेंट फंक्शन हमारे क्या होते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, नहीं तो ये तो भागता चला जाएगा। ये कांस्टेंट इसको क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। और जो डिसीजन वेरिएबल है, x1 x2 को बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल, इनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और जो अवेलेबल रिसोर्स हैं 1000, इनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, डिसीजन वेरिएबल को और अवेलेबल रिसोर्स, इनको क्या करते हैं हम, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, राइट भाई, क्लियर पार्ट। मल्टीपल सॉल्यूशन कब आएगा हमारे पास, कई बार मल्टीपल सॉल्यूशन आता है जब हमारे पास ये जो कांस्टेंट, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये पैरेलल हो जाए किसी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। मतलब जैसे ये 10 और 5 है, ठीक है, तो यहाँ कोई एक ऐसा कांस्टेंट फंक्शन आ जाए जैसे 20, ठीक है, प्लस 10, ऐसे कोई आ जाए, पैरेलल हो जाए या कुछ भी हो, तो वो फिर मल्टीपल सॉल्यूशन देने लगता है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं, तो फिर ये अनबाउंडेड हो जाता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है हमारा, कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करें रिसोर्स को। रिसोर्स क्या होते हैं, मैन, मटेरियल, मनी, नहीं, हमारा पर्पस क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइज करें रिसोर्स को। रिसोर्स क्या होते हैं, मैन, मटेरियल, मनी, ठीक है। और ये इसके अजम्पशन है कि ये डिवीजन हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, और प्रोपोर्शनेट हो जाए। चलिए अब इसके बेस पर ही इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीबी, फिजिबल सॉल्यूशन कब आएगा बताओ, हाँ जी,
जब इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द कॉन्स्टेंट्स साइमल्टेनियसली। बात समझ में आ गई? बोलो भाई, फिजिबल सॉल्यूशन कब आएगा? x1 x2 की वैल्यू जो आप निकालो है वो इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, तो इस पहले में पुट करो तो 100 से कम आने चाहिए, दूसरे में पुट करो तो 1000 से कम, जो भी होगा, यानी सेटिस्फाई करना चाहिए पूरी कांस्टेंट फंक्शन को। ठीक बात है, तो इसका मतलब मेरा आंसर हो गया ए। कांस्टेंट इन एलपी मॉडल, जो कांस्टेंट फंक्शन बताएं आपके, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो भागता चला जाएगा, डिसीजन वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और अवेलेबल रिसोर्स को। डी आंसर हो गया। मतलब हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं हम? कांस्टेंट, हाँ जी, कांस्टेंट इन एलपी, ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है, नहीं x1 x2 की वैल्यू, यानी ऑब्जेक्टिव को रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, x1 x2 की वैल्यू इतनी हो कि 1000 से कम आए टोटल रिसोर्स को और डिसीजन वेरिएबल को। बोलो क्लियर है? चलिए, सेम ही आ गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दे रखा है, x1 10 है, x2 5 है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरा। तो अगर मैं x1 को यहाँ डालूंगा, ठीक है, तो 3 इंटू 10 और 2 इंटू 5, तो z की वैल्यू कितने आ जाएगी? 30 और 10 40, तो z की वैल्यू आ जाएगी मेरी 40। मल्टीपल सॉल्यूशन कब होता है? अभी बताया। हाँ जी, मल्टीपल सॉल्यूशन जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन पैरेलल हो कांस्टेंट के, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, जैसे मान लो 5x1 प्लस 10x2, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और जो कांस्टेंट होता है वो ऐसा आ जाए 10x1 प्लस 20x2 पैरेलल हो जाए या कुछ भी, तो इसका मतलब ये मल्टीपल सॉल्यूशन। लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल विच इज ऑप्टिमाइज्ड इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। लीनियर क्या होता है? जिसमें x की पावर 1 होती है। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें x की पावर 1 होती है, x की पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल, ये आपका ये लीनियर फंक्शन है, वेरिएबल x1 x2 है, विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड, इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो इसको क्या बोलोगे आप? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी बी। इफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी, अगर मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, तो ये अनबाउंड हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट यूज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मैन पावर का, मटेरियल का, मनी का। ठीक है, डी। विच ऑफ द एजम्पशन क्या है कि भाई डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, प्रोपोर्शनेट हो जाए, एडिशन हो जाए। डी। समझ में आ गया? चलिए करना। चलिए बेटा आगे चलें। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन में सिंपल है ये, तो ये कहता है व्हेन फीवर देन m प्लस n माइनस 1 शिपमेंट एग्जिस्ट इन फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन में जब m प्लस n माइनस 1 से कम आ जाएं, क्या ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है, तो क्या करोगे? नहीं होगा ना फिजिबल, बराबर होना चाहिए, तो ऑक्यूपाइड सेल मस्ट बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली। तो एक आप आर्टिफिशियल ई डाल के आप क्रिएट कर लेते हो, ये तो मतलब है। अगर आपके पास जो शिपमेंट है ऑक्यूपाइड है, ठीक है भाई, ये होता है ना ऑक्यूपाइड सेल, ठीक है, इनमें जब ऑक्यूपाइड सेल, ये ऑक्यूपाइड होते हैं ना, ये रो, m का मतलब रो और n का मतलब कॉलम है ना, m प्लस n माइनस 1 से कम आ जाए तो एक ऑक्यूपाइड सेल आप आर्टिफिशियल क्रिएट कर लेते हो और उसको बोलते हैं एक तरह से डमी, यानी ई डाल देते हो एप्सिलॉन। चलिए, इन ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स आर, ये रो कहलाता है और ये कॉलम। सेकेंड एलोकेशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्या होता है? पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा एलोकेट करते जाते हो। तो सेकेंड एलोकेशन कौन सी होगी अगर ये हो जाएगी तो? हाँ जी, फिर सेकेंड ये होगी। ये कौन सी होगी? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी आंसर हो गया ए। ठीक है, हाईएस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू अनयूज्ड सेल। अनयूज्ड सेल में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, हाँ जी,
इज चूजन टू इंप्रूव द करंट सॉल्यूशन। हाईएस्ट नेगेटिव को हम क्यों चूज करते हैं? हाईएस्ट नेगेटिव को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है। हाईएस्ट नेगेटिव का मतलब होगा कि उतनी कॉस्ट में सबसे ज्यादा कम कर सकता हूं, तो यानी ए आंसर हो गया। ठीक है, ये हो ही गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर difference between least cost and cost just before least for each row and column while finding basic feasible solution। जब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दो होते हैं स्टेप, एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और एक टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी। तो जब आप लीस्ट कॉस्ट मेथड को फॉलो करते हो तो सबसे पहले फर्स्ट मिनिमा, फिर सेकंड मिनिमा, यही तो होता है ना। Which of the following consider difference between least cost and cost just before least for each row and column while finding basic feasible solution? किस में होगा? वैम में होगा, फर्स्ट मिनिमा माइनस सेकंड मिनिमा। ठीक है, when the total allocation of transportation problem match with the supply and demand value। ठीक है, तो क्या होगा? feasible। टोटल एलोकेशन समझ में आ गई बात भाई? जैसे मान लो मैंने मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, यहाँ 10 यहाँ 20 एलोकेशन, ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ, मतलब ये टोटल जो होगा ये किसके बराबर होना चाहिए? सप्लाई और डिमांड के बराबर हो जाए, यानी सारे एलोकेट हो गए तो फिजिबल हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एम एंड एन, ये रो ये कॉलम, ठीक है, हाँ जी, क्या होगा? इज फिजिबल इफ नंबर ऑफ सेल एलोकेशन आर इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। अगर कम होगा तो हम एक डमी सेल क्रिएट करते हैं एप्सिलॉन डाल के, यही तो होगा भाई। फिजिबल कब होगा? जब एलोकेटेड सेल इसके बराबर आ जाए। टू रिजॉल्व डीजनरेसी, डीजनरेसी कब आती है? एलोकेटेड लेस देन हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? स्मॉल एलोकेशन डालते हैं, डमी बोलते हो, एप्सिलॉन बोलते हो, ग्रीक लेटर बोलते हो, यही तो बोलते हैं, यानी डी आंसर। ये कब करते हैं? जब एलोकेटेड सेल लेस देन आ जाए m प्लस n माइनस 1 से। कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द ट्रांसपोर्टेशन एज ए टूल ऑफ क्वांटिटी टेक्निक। ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक स्पेशल केस एलपी का, ये तो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एलपी का स्पेशल केस माना जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक माइट गिव राइज टू सॉल्यूशन विच आर डीजनरेट। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक में डीजनरेसी आ सकती है जब एलोकेटेड m प्लस n माइनस 1 से कम होते हैं। नो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी गिवन विद सप्लाई, नहीं नहीं, ये गलत हो गया ना। ट्रांसपोर्टेशन, एक मिनट, इसको ऐसे पढ़ो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी गिवन विद सप्लाई बराबर ना हो डिमांड। डमी रो डाल देते हैं, एक बार नो को मत पढ़ो तो समझ आएगा, यहां से पढ़ो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी गिवन विद सप्लाई नॉट इक्वल टू डिमांड। तो ये लाइन तो ठीक है, पर नो आने से ये लाइन गलत हो गई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सप्लाई और डिमांड बराबर हो सकता है ना हो, तो डमी रो डाल देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, ये भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू टेस्ट ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में क्या होता है? मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन भी तो कहते हैं। इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एम्प्टी सेल्स आर कॉल्ड। एम्प्टी सेल्स को क्या बोलते हो? अनऑक्युपाइड, एम्प्टी, अनएलोकेटेड, कुछ भी बोल दो, यानी डी आंसर। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डील्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, हाँ जी, जब एक प्रोडक्ट हो और एक प्रोडक्ट है और कई जगह भेजना है ना, यानी सिंगल प्रोडक्ट हो और सेवरल रिसोर्स हो, सेवरल सोर्स हो। चलिए, चलिए बेटा, असाइनमेंट पर आ जाओ, तो सिंपल ही है। असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी कंसिडर्ड एज, ट्रांसपोर्टेशन का ही तो स्पेशल केस है ना। असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का ही एक स्पेशल केस है, तो ए आंसर हो गया। व्हेन मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड टू द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि असाइनमेंट का मतलब होता है मिनिमाइज करना कॉस्ट को, लॉस को, स्क्रैप को, मतलब एक आदमी को कौन सा काम दिया जाए, किस आदमी को कौन सा काम दिया जाए, 1:1 बेस पे चलता है ये।
ताकि टोटल टाइम टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो असाइनमेंट तो मिनिमाइजेशन के लिए है, बट अगर मैक्सिमाइजेशन होता है तो उसको हम मिनिमाइज में कन्वर्ट करते हैं, राइट भाई। तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिग्रेट मैट्रिक्स या फिर लॉस मैट्रिक्स, या तो बोलते हो रिग्रेट मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, कॉस्ट ऑलरेडी होती है ना। जब मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, या तो बोलोगे लॉस मैट्रिक्स या बोलोगे रिग्रेट मैट्रिक्स। कभी कभी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, पर रिग्रेट और लॉस ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, हाँ जी, असाइनमेंट के लिए कौन सा मेथड है, स्टेपिंग स्टोन, नॉर्थ वेस्ट, गूगल, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हंगेरियन मेथड हम ट्रांसपोर्ट असाइनमेंट के लिए फॉलो करते हैं। असाइनमेंट ऑफ वर्क टू मैन एंड मशीन इज नोन एज, मैन और मशीन में काम का बंटवारा लोडिंग कहलाता है, और ये 1:1 बेस पर होता है, ये 1:1 बेस पर होता है। इन एन असाइनमेंट मैट्रिक्स ऑफ साइज 5x5, यानी रो भी 5 है कॉलम भी 5 है, ये ऑर्डर होता है। टोटल नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, ठीक है, कितने होंगे भाई, ये टोटल डिसीजन वेरिएबल 25 होंगे, 5 × 5 25 से तो होंगे, ठीक है। चलिए, ये 205 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ट्राई करना, नहीं तो मैं आगे करा दूंगा। असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी कंसिडर्ड पर्टिकुलर केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। डमी रो या कॉलम असाइनमेंट में ऐड करते हैं, ठीक है, कब, टू बैलेंस टोटल एक्टिविटी एंड टोटल रिसोर्स, राइट भाई। जब टोटल एक्टिविटी और टोटल रिसोर्स हमारे अनबैलेंस्ड हो, तो बैलेंस करने के लिए डमी रो या डमी कॉलम डालते हो, हाँ जी। वाइल सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम एन एक्टिविटी इज असाइंड टू द रिसोर्स विद जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज टू, हाँ जी, क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। जीरो डमी कब डालते हैं, जब मिनिमाइज करना होता है हमारे को। इन असाइनमेंट प्रॉब्लम ओनली वन एक्टिविटी इज असाइंड टू वन रिसोर्स, 1:1 बेस। एक एक्टिविटी को, एक आदमी को एक काम दोगे, एक्टिविटी का मतलब मैन हो गई, मशीन हो गई, कोई भी एक आदमी दो काम नहीं कर सकता, वो ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा फिर, ठीक है। एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी viewed as a special case of transportation in which capacity from each source is 1 and demand of each destination is 1:1 base। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है, ये एक डेस्टिनेशन पे जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएगा, तीसरा प्रोडक्ट तीसरे डेस्टिनेशन पे जाएगा, तो यहां भी असाइनमेंट लगा सकते हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं। यानी एक एक हो, अगर एक प्रोडक्ट को हम यहां भी भेज सकते हैं, यहां भी भेज सकते हैं, यहां भी, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन। इन मार्किंग असाइनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रेफर्ड, ठीक है, हाँ जी, जब आप फाइनल असाइनमेंट निकालते हो, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, कोई एक रो या कॉलम जिसमें सिंगल जीरो हो। भाई फाइनल ऑप्टिमम निकालते समय क्या देखते हैं, केवल एक रो देख लो या एक कॉलम देखो जिसमें केवल एक जीरो हो। असाइनमेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये जैसा भी बताया, जितनी रो उतने कॉलम। मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ट्रांसफॉर्म इनटू द मिनिमाइजेशन, कैसे, हाईएस्ट, कैसे, सब्ट्रैक्टिंग ईच एंट्री ऑफ द टेबल फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टेबल। ये तो होता है, मैक्सिमम छांट लो और सारे मैक्सिमम में से माइनस कर दो। हंगेरियन मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम, द रो रिडक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे करते हो रो रिडक्शन, फर्स्ट रो को कैसे कम करोगे बताओ, हाँ जी, सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल अदर एलिमेंट, ये तो होता है नहीं, जैसे फर्स्ट रो है 4 3 2, नहीं, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितना है, 2, 2 को सब में से माइनस कर देते हो, तो ये आ जाएगा 2 1 0।
The horizontal and vertical line drawn to cover all zero of the opportunity matrix for optimum solution must be, हाँ जी, जो लाइन ड्रॉ करते हो, जो लाइनें आप काटते हो ऐसे ऐसे ना, वो ऑर्डर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, वो किसके बराबर होनी चाहिए? ऑर्डर के। सिमिलरिटी बिटवीन असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? हाँ जी, वो दोनों के ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, ये तो सब में ही है, जो कांस्टेंट है वो नॉन नेगेटिव होंगे। ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, काम दोगे, काम छीन थोड़ा ना लोगे। ठीक है, व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम, ये डिफिकल्टीज आती है मेरे पास। कौन सी? प्रॉब्लम डीजनरेसी की। ठीक है, एप्सिलॉन यूज करते हो, दोनों में डीजनरेसी आ सकती है। हाँ जी, द फॉलोइंग करेक्टर डिक्टेट्स दैट असाइनमेंट मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर वन। ठीक है, एलोकेशन आर 1 to 1, जो एलोकेशन होगी हमारी वो 1 to 1 होगी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय, हाँ जी, असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? सिंप्लेक्स से या ट्रांसपोर्टेशन से, किसी से भी। If there are n job, n worker, there would be n factorial solution। क्या मतलब है? n जॉब है और n वर्कर है, यानी 4 जॉब हैं, ठीक है, और n ही वर्कर हैं। 4 जॉब हैं, 4 वर्कर हैं, तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके पास? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2 × 1, यानी 24 सॉल्यूशन हो जाएंगे। The assignment problem required only one activity assigned to each resource। ठीक है, 1:1 बेस। स्पेशल केस है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, मैक्सिमाइज द रिसोर्स। ठीक बात है, तो डी आंसर हो गया। टू प्रोसीड विद मोडी एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, द नंबर ऑफ डमी एलोकेशन नीड टू बी एडेड आर। हाँ जी, कितने होने चाहिए? मोडी के एल्गोरिथम में नंबर ऑफ डमी एलोकेशंस नीड टू बी एडेड n-1, ये तो बता रखा है। द प्रोसीजर यूज्ड टू सॉल्व असाइनमेंट वेयर वन reduce the original assignment cost to the table of opportunity cost is called matrix reduction। जब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब हम ओरिजिनल असाइनमेंट को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी मैक्सिमाइज को मिनिमाइज में, तो मैट्रिक्स रिडक्शन कहते हैं उसको। मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं? रिग्रेट मैट्रिक्स, लॉस मैट्रिक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब एक दिया आपको होमवर्क के लिए, वो एक बार ट्राई करना, नहीं तो मैं करा दूँ।